लें जी, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 आ गया। क्वेश्चन 1 में हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट यानी कि एक बनाना होगा, डायग्राम बनानी होगी। उसी के लिए ये सारा डाटा निकाला जा रहा है। सबसे पहले आपको नंबर दिए होंगे, आपने सबसे पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में डाल देना है। इस तरह से पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख देना है उनको, फिर उनको इस तरह से लिख देना है आपने, कॉलम वाइज लिख देंगे। फिर यहाँ पर उसको आप काउंट करेंगे, देखेंगे उसकी मिडिल वैल्यू जो बन रही है वो क्या बन रही है। अगर वो ऑड नंबर है तो उसको मिडिल वैल्यू एक सिंगल बनेगी, अगर वो इवन नंबर है यानी 12 नंबर है तो उसकी मिडिल वैल्यू 2 बनेगी। तो इस तरह से सूरत हाल होगी। उसकी मिडिल वैल्यू निकालेंगे। मिडिल वैल्यू का मतलब इधर भी हाफ रह जाए, इधर भी हाफ रह जाए। मिडिल वैल्यू को अगर 2 वैल्यूज़ हो दोनों को आपने ऐड करना है, जितनी वैल्यू हो उनको डिवाइडेड बाई 2 करके आपने उनको निकाल लेना है, वैल्यू को निकाल लेना है। अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसी को सिंपल आपने लिख देना है और ये आपका Q2 होगा। यहाँ पर आपने ये जो आपके पास हाफ वैल्यू बची थी इसमें भी आपने देखना है, इसमें भी अगर ये कि ऑड नंबर होगा तो एक वैल्यू बनेगी यहाँ पर, वरना ये कि 2 वैल्यू बनेंगी। लेकिन जो भी वैल्यू बन रही है आपने ये देखना है इधर, यानी कि उसके साइड पे आपके पास जो वैल्यूज़ हों वो इक्वल ही आ रही हो। अब यहाँ 2 वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की हैं तो इसके साइड पे इक्वल वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट था, ये मिड लाइन थी, तो फिर हमने यहाँ से देखना है यानी कि इक्वल वैल्यूज़। और उसके बाद 2 वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई तो हमने Q1 निकाल लिया और Q3 निकाल लिया। अब ये 3 हमारे पास आ गए तो अब ये है कि IQR हम निकालेंगे। IQR कैसे आता है? Q3 माइनस Q1। अब Q3 ये था हमारे पास और Q1 ये था, ये हमारे पास क्या आ गया भाई? IQR आ गया, Q1 Q2 Q3 आ गया। अब हायर आउटलायर कैसे निकालेंगे भाई? हायर आउटलायर का फार्मूला होता है भाई Q3 प्लस 1.4 मल्टीप्लाई बाई IQR। ये छोटे छोटे स्टेप में याद करने हैं, इसको मुश्किल बात नहीं है। हायर आउटलायर जब ये वैल्यू आप इस तरह करेंगे, Q3 लिखेंगे, इधर Q3 आपने लिखा 1.5 लिखा है, IQR की ये वैल्यू जो थी ये यहाँ पर लिखी, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई ना 137.75, जो भी वैल्यू इससे बड़ी हो वो हायर आउटलायर होगा। 137.75 से बड़ी वैल्यू 2 हैं तो ये हमारे हायर आउटलायर हो गए। और उसके अलावा फिर आपने लोअर आउटलायर के लिए बस माइनस लगा देना है, और कोई आपने फिल्म नहीं चलानी, बस यहाँ पर माइनस लगा दें। और ये 64.25 हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अब 64.25 से कम भी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास लोअर आउटलायर होगा, तो इससे कम वैल्यू कोई नहीं क्योंकि 65 लास्ट वैल्यू है। तो ये सूरत हाल बन गई। इसके बाद हमने क्या करना है भाई? मिनिमम और मैक्सिमम भी फाइंड करना है। मिनिमम मैक्सिमम फाइंड जब करेंगे आप, आउटलायर को आपने एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है। ये 2 आउटलायर निकले उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। अब ये हमारा मिनिमम है, ये हमारा मैक्सिमम है। आखिर में हमने ये इस तरह से वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम Q1 Q2 Q3 और आउटलायर लिख देना है। IQR नहीं लिखना, वो हमारी वैल्यू के लिए था। फिर हमने ये बनाना है, सिंपल सा एक डब्बा बनाना है और ये है कि इसकी विस्कस बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा भाई? मिनिमम वैल्यू आएगी, ये मैक्स वैल्यू होगी यहाँ पर Q1 Q2 Q3, और यहाँ पर जो इसके आउटलायर आएंगे, यहाँ पर इससे बाहर की तरफ आउटलायर आएंगे। तो 2 आउटलायर आ गए, इधर कोई आउटलायर नहीं थे लोअर वाले, तो वो नहीं है। तो ये क्वेश्चन 100% इसी तरह सॉल्व होगा, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आ सकती। असाइनमेंट 2 है और इसमें यह है कि एक का एरर आ रहा है कोई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि DVD प्लेयर और फिर CD प्लेयर, तो 2 नंबर थोड़े से चक्कर चल रहे हैं। और इसमें सूरत हाल ये है कि नॉर्मली बायोनोमियल का फार्मूला लगाना है, बिल्कुल कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें सिलेक्शन की बात हो रही है तो NCX का फार्मूला लगेगा, अरेंजमेंट की बात होती है तो NP का फार्मूला लगता है। X यहाँ पर R की जगह आया हुआ तो यहाँ पर R भी रख सकते हो, X भी रख सकते हो। पोलिनोमियल है तो हमने X यहाँ पर रखा हुआ है। ये इसका फार्मूला है प्रॉपर। इसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो दिए होंगे N होगा, नंबर ऑफ़ ट्रायल कितना भाई 5 CD प्लेयर आपके पास हैं टोटल, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 10% जो है भाई उसमें से वो होते हैं डिफेक्टिव होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अब कोई बंदा कहे भाई जब वो डिफेक्टिव होता है तो सक्सेस के हमें, क्योंकि हमसे वो यही चीज़ मांग रहे हैं, जो चीज़ हमसे मांग रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। अब इसमें बायोनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, फेलियर होती है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होते हैं और सिलेक्शन का आइटम होते हैं। तो सक्सेस तो आ गए, सक्सेस को माइनस करेंगे, 10% आ गए, 10% माइनस 100% तो 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगा हमारे पास, Q आ जाएगा। अब ये Q आ गया हमारे पास, और नंबर ऑफ़ ट्रायल 5 थे, 5 CD प्लेयर में से 2 आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपने लगाया, वैल्यूज पुट किया, आपको सिंपली आंसर आ गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखी जाए तो उसने थोड़ा सा वर्डिंग में ये भी किया हुआ है कि 2 ऑफ दिस 3। तो अगर उस कंडीशन को देखा जाए तो उसमें ये कहा गया है कि भाई आपने 3 CD प्लेयर उठाए हैं तो उसमें से 2 यानी कि ख़राब हैं। तो बाकी कंडीशन सारी सेम रहेगी, लेकिन ये यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यानी सिलेक्शन 3 की है और 2 आपने 2 उसमें से डिफेक्टिव निकले हैं, बस ये 2 वैल्यूज़ चेंज होंगी, और N की वैल्यू और X की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अगर आ जाए तो आप 2 वैल्यूज़ से भी कर सकते हो, उसमें कोई मसला मसाइल की बात नहीं है, कोई इशू वगैरह नहीं है। और नॉर्मली है इसमें, यानी वैल्यू पुट करनी है बस। बायोनोमियल के फार्मूले में आंसर तो सर देखते नहीं है, ये सिंपल सी बात है।
अब तीसरा क्वेश्चन है भाई, इसमें ब्रेक डाउन के बारे में बताया गया है कि मंथ में ब्रेक डाउन होता है 5 दफ़ा। तो जो भी एवरेज की वैल्यू दी होगी ना हमें, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये पॉइज़न इफेक्ट के, यानी पॉइज़न फार्मूला इसमें लगेगा। अब पॉइज़न फार्मूला की क्या निशानी है भाई, उसमें सबसे पहले एवरेज की बात की होती है भाई, एवरेज इतने नंबर पे होता है और एग्जैक्टली इतने नंबर पे होगा। पोलिनोमियल में ज़्यादातर एवरेज वगैरह की बात हमारे पास नहीं की होती। अब ब्रेक डाउन भाई कितना होता है, 5 दफ़ा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू 5 रख दिया हमने। एक्सपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है हर जगह, तो अंडरस्टूड से बात है। अब यहाँ पर 2 कंडीशनें बताई गई, ये हमारे एक्स की वैल्यू डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली 3 ब्रेक डाउन है तो 3 एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो 3 ब्रेक डाउन होंगे। एटलीस्ट 1 ब्रेक डाउन है, कह रहा है एटलीस्ट 1 ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन बढ़ भी सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, प्लस इन्फिनिट तक जा सकते हैं। तो हम कहाँ तक निकालेंगे भाई, पॉइज़न इफेक्ट का फार्मूले का यही, यानी कि हमारे पास बेनिफिट होता है कि यहाँ पर वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 - 0 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट रूल्स निकालेंगे, तो हमारे पास एटलीस्ट 1 के। अगर यहाँ पर एटलीस्ट 2 दिया होता तो हम क्या करते भाई, 0 + 1 की प्रोबेबिलिटी निकालते, उसको माइनस कर देते 1 में से, एटलीस्ट 2, इस तरह एटलीस्ट 3, एटलीस्ट ज़्यादा आगे नहीं जाता, एटलीस्ट यहीं तक रहता है, 1 तक 2 तक रहता है। और इसके अलावा आपने फार्मूला लगाया, फार्मूले में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लैम्डा की वैल्यू जो है एवरेज की वैल्यू है, एक्सपोनेंट की वैल्यू ये है, और इसके अलावा एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक बार 3 डालेंगे आप, और नॉर्मली एटलीस्ट 1 ब्रेक डाउन में एक बार 0 डालेंगे और 0 को 1 में से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इधर। इसमें से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असाइनमेंट 3 का पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल जो है थोड़ा सा अप हुआ है, थोड़ी सी यानी कि समझने की सलाहियत आपको बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर सूरत आ रही है कि वो कह रहे हैं एक बंदे को पहुँचने में भाई कोई स्पेसिफिक टाइम लगता है कहीं से कहीं जाने में, और एक वो अपने घर से 9:21 पर निकला है, ठीक है, 9:30 तक क्या वो पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। उसको नॉर्मली जो टाइम लगता है 7 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, टाइम यहाँ पर गिवन होगा। यहाँ पर थोड़ी सी हमें अपनी चेंजिंग भी करनी होगी, तो उसको आपने गौर से सुनना है। 7 से 10 मिनट उसके पास हैं, लेकिन वो 9:21 पे घर से निकला है, और 9:30 तक क्या वो पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा। हम देखेंगे टाइम कितना लगता है, 7 से 10 मिनट लगते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भाई 7 मिनट अगर उसको लगें तो फिर सेफ जोन में, यानी कि 21 में अगर आप यानी कि 7 प्लस करो तो आपके पास कितना बन जाएगा भाई, आपके पास बन जाएगा कोई 28 बन जाएगा। फिर भी सेफ जोन में अगर 8 करो, फिर भी सेफ जोन में 9 करो, फिर भी सेफ जोन में 10 नहीं कर सकते, 10 करोगे तो 31 बन जाएगा। 31 पे फिर वो उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने बोला 9:30 तक क्या वो पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता, अगर पहुंच सकता तो क्या प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आप ये कि मिनिमम टाइम लिखोगे, मैक्सिमम टाइम लिखोगे, जो सवाल में लिखा हुआ है उसको बिल्कुल A to Z यानी कि जो लिखा हुआ है उसको आपने उसी तरह से एज इट इज़ माइनस कर देना है इस फॉर्मूले से। 1/b माइनस ए, बी की वैल्यू जो होगी बड़ी होगी नीचे वाली मैक्स टाइम की, और ए की वैल्यू छोटी वैल्यू होगी। या आपने ये वैल्यू निकाल के इसको f(x) रख के फंक्शन की वैल्यू उसको छोड़ देना है बस आपने। फिर आपने यहाँ पर देखना है, इस कंडीशन को देखना है भाई उसके पास कितने मिनट हैं। उसने 9:30 पे पहुँचना है, वो 9:21 पे निकला, 9:20 पे नहीं निकला। 9:20 पे निकल 10 मिनट उसके पास होता है, लेकिन 9:21 पे निकला, उसके पास 9 मिनट हैं। तो जब उसके पास 9 मिनट हैं तो हम हमारी जो f की वैल्यू है वो या तो लेस होनी चाहिए 9 से, या 9 के बराबर होना चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 9 से ज़्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी का मकसद ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम फंक्शन, हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी पे काम करते हैं। इस सेम चीज़ को हमने ये है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से करते हैं तो वो कंटिन्यूटी पे काम नहीं करता। इस वजह से यहाँ पर कंटिन्यूनियस होने की वजह से हमारे पास ये है कि इस चीज़ को हमें ख्याल मद्देनज़र रखना पड़ेगा, इस चीज़ को हमने अपनी नज़र में रखना पड़ेगा कि ये चीज़ आगे पीछे ना हो। हमने यानी कि थोड़ा सा हम सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक बंदा 9:20 पे निकला है, देखें एक बंदा 9:20 पे कहीं से निकला है और 9:40 पे उसकी क्लास है, उसको नॉर्मल टाइम जो लगता है भाई 17 से 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो सही है। फिर उसका मतलब कोई मसला नहीं है, उसको टाइम 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब 25 मिनट लगेंगे तो 9:45 हो जाएंगे, 9:45 तो हमारा मकसद ही नहीं। फिर हम क्या लिखेंगे भाई, x लेस दैन इज इक्वल टू, x ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होगा भाई, x ग्रेटर दैन इक्वल टू तो नहीं हो सकता, लेस दैन इक्वल टू 20 मिनट्स। उसके पास 20 मिनट हैं, कुल 20 मिनट कम लगा सकता है या उसके बराबर लगा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर उसके पास 9 मिनट हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई 9:21 से 9:30 उसके पास 9 मिनट हैं। अगर आपको इशू हो रहा हो तो आप क्या करें भाई, अपने नॉर्मली लिख दें भाई उसका जो टाइम था कितने बजे निकला है, वो कितने बजे उसने पहुँचना है, दोनों को माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। रॉकेट साइंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वैल्यू का आपने नॉर्मली इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट रखनी है, और फंक्शन ऑफ x dx डेरिवेशन यहाँ पर आपने ये ऊपर वाला फंक्शन ऑफ जो आपने निकाला था fx यहाँ पर लिखना है, और अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये पीछे चला जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगी यहाँ पर। और इसके अलावा ये है कि फिर आप इसको और ये इसमें से जो माइनस होगा इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको परसेंट निकल आएगी। तो यह नॉर्मल स्टेप है, इसमें कोई यानी कि ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप नहीं है।
और सेम प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है, इसमें भी कोई ख़ास चीज़ यानी कि नहीं है। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन पार्ट 2 में कोई डेल के लैपटॉप या कोई कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछा गया था और उसकी कोई स्टैंडर्ड डेविएशन बताई गई थी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मीन वैल्यू बताई गई थी जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बस आपने ये दो वैल्यूज़ लिखते नहीं हैं और यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज़ होंगी जो आपकी वैल्यूज़ डिसाइड करेंगे एक्स की, ठीक है। यहाँ पर जी स्कोर का फॉर्मूला लगेगा, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जिसको हम आगे इसको थोड़ा सा चेंज करके भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लेस देन 7 ईयर में आपने क्या करना है भाई, 7 पुट कर देना है। कहाँ पर एक्स की वैल्यू को 7 पुट कर देना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी भाई, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको आपने कैलकुलेटर में रखना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसको कैलकुलेटर में किस तरह रखना है भाई, आपने सिंपल मोड का बटन दबाना है भाई, 3 का बटन दबाना है स्टेट्स में, फिर AC का बटन दबाना है, फिर यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर यहाँ पर 1 का बटन दबाना है, यहाँ पर 5 का बटन दबाना है। उसके बाद ये वैल्यू जो है हमारे माइनस में है तो जो माइनस से यानी कि 0 तक वैल्यू होती है उसके अंदर P रखते हैं, तो P रख देंगे। ये वैल्यू क्या है, -2.5 है। -2.5 हमारी जो वैल्यू निकलेगी 6.238। अब -3 यानी कि -3 जो है अगर उस तरफ ले जाएंगे तो 0.0062 1 2 3 तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे ये है कि 6 है, तो यहाँ पर इस वजह से आपको -3 नज़र आ रहा होगा। इसको आप डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो फिर भी कुछ ना कुछ सूरत हाल मेरे ख्याल से बन सकती है, लेकिन इसकी सेटिंग होगी कोई। और इसके अलावा इस तरह से आपकी वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ज़्यादातर सर टेबल वगैरह भी दे देंगे आपको। उसके बाद जो हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है भाई लेस देन 7 ईयर, दूसरा है बिटवीन 7 एंड 12 ईयर, ठीक है। 7 एंड 12 ईयर में आपने क्या करना है भाई, 7 की वैल्यू तो पहले निकाली हुई है, उसकी वैल्यू हमने जो निकाली Z1 हो गया उसका। उसके अलावा आपने उसकी 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 की वैल्यू निकाल के 0 आ जाएगी। 0 को दोबारा आप टेबल में डालोगे, P की वैल्यू में डालोगे तो वहाँ पर आपके पास ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इस 0.5 और इन दोनों को वैल्यू का आप जब माइनस करोगे तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि बिटवीन का पूछ रहे थे। अब सबसे आखिरी सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सवाल है और बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रहा है। उस सवाल पर जाते हैं जिसमें हमने भी परेशानी उठाई है अच्छी खासी। तो यह हाइपोथेसिस का सवाल है। इसमें सवाल में 3 किस्में होंगे भाई, एक तो टेस्ट होगा, 1 टेल टेस्ट होगा, 2 टेल टेस्ट होगा। और इसके अलावा 1 टेल टेस्ट की कितनी किस्में हैं भाई, 1 टेल टेस्ट की 2 किस्में होंगी, एक लेफ़्ट टेल एक राइट टेल। और 2 टेल टेस्ट की कितनी किस्में हैं भाई, 2 टेल टेस्ट एक किस्म का होगा। पहचानना किस तरह है, अगर आपके पास सवाल दिया हुआ है उसकी वर्डिंग में एट लीस्ट, एट मोस्ट, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह से कुछ भी आ रहा है तो आपने आंखें बंद करके उसको 1 टेल टेस्ट में कंसिडर कर लेना है। 1 टेल टेस्ट में जब आप आओगे तो लेफ़्ट टेल राइट टेल का सीन आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि लेफ़्ट टेल फाइंड करो, राइट टेल फाइंड करो, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही देखना होगा कि 1 टेल टेस्ट से 2 टेल टेस्ट है। जब अगर ये 1 टेल नहीं है, इसमें क्वेश्चन में इस तरह की कोई भी वर्डिंग नहीं दी हुई, सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, तो 2 टेल टेस्ट है। अब ये 1 टेल 2 टेल टेस्ट के तो बातें हो गई। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में जो नॉर्मल वैल्यूज होंगे, पॉपुलेशन मीन होगा, म्यू होगा, सैम्पल डाटा होगा, एन की वैल्यू 40 होगी और एन की वैल्यू लेस दैन 30 है तो टी टेस्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर 30 से अबव ही देंगे तो 40, इसमें जी स्कोर का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर एक मीन की वैल्यू होगी 1180। यहाँ पर अगर वेरियस दे दें तो स्क्वायर होगा, ये वेरियस दे दें तो स्क्वायर होगा, फिर अंडर रूट लगा के फिर हम इसको मीन में ट्रांसफ़र करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल जिसको कहा गया होगा, ये अल्फ़ा भी कहा जा सकता है। तो ये वैल्यू आपने निकालनी होंगी, इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली मेंशन होता है। सैम्पल डाटा एन की वैल्यू तो उनको पता होती है, सिलेक्टेड फलां 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 जो क्लेम कर रहे होते हैं डाटा का, तो वो एन की वैल्यू होती है, ट्रायल में शुमार होता है। पॉपुलेशन मीन उन्होंने ज़्यादातर कहा होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ज़्यादातर मीन मेंशन होता है, तो साथ साथ होते हैं। ये वैल्यू हमेशा एंड में होती है, ये 5% वैल्यू। अभी 6 स्टेप पे मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, आपने नल हाइपोथेसिस बताना है। नल हाइपोथेसिस क्या है, इसकी क्या थ्योरी है, कब आया था कब नहीं आया था, उसको आपने छोड़ देना है भाई। आपने नल हाइपोथेसिस का एच ये है कि नोट से रिप्रेजेंट करना है। और अगर ये टेस्ट आपके पास क्या है भाई, 2 टेल टेस्ट है, तो एच इज इक्वल टू यहाँ पर कौन सी वैल्यू रख देनी है, ये म्यू की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर अगर 2 टेल टेस्ट है। और अल्टरनेटिव में स्टेप 2 में डजन इक्वल तो इसका अपोजिट वैल्यू रख देनी है। लेकिन ये जो टेस्ट है ये लेफ़्ट टेल टेस्ट है, तो लेफ़्ट टेल टेस्ट में हमने ये वैल्यू ग्रेटर देन रखी। क्यों रखी, क्योंकि उसने कहा जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ हैं एटलीस्ट इतनी हैं,
क्वेश्चन के हिसाब से उसने एटलीस्ट का, जब एटलीस्ट का मतलब आता है वर्ड आता है, इसका मतलब एटलीस्ट से बढ़ भी सकती है, एटलीस्ट यानी कि बिल्कुल हमने कम करके बताया, कमी पेशी करके बताइए। तो इस वजह से हम इसको ग्रेटर न रखेंगे, भाई वैल्यू बढ़ भी सकती है। और ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है इसकी अपोजिट कंडीशन में, यानी कि हम आखिर में इसको सिलेक्ट करते हैं जो हमेशा इसको अपोजिट होता है। ये रटने वाले स्टेप में इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या होगा भाई, यहाँ पर नॉर्मल सा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ इक्वल टू वेरियंस माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो आ जाएगा भाई मीन आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, पॉपुलेशन मीन आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, और इसके अलावा जो वैल्यू आएगी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, अंडर रूट एन नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं। ये वैल्यू निकालेंगे, आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपने इन वैल्यूज़ को क्या करना है भाई, लिख देना है, और इसके अलावा फिर आपने स्टेप 4 पर चले जाना है। स्टेप 4 पर जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी। ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर सेम वैल्यू होगी, और इस वैल्यू को आपने भी टेबल में डालना है। टेबल से वैल्यू आपके पास निकलेगी 0.05, इस वैल्यू आपने टेबल में डालना है। नॉर्मली ये सूरत हाल है कि अगर आपके पास टेबल दिया हो तो आपने किस तरह वैल्यू निकालनी है। आपके पास जो भी यानी कि परसेंट दी हुई है ना, यहाँ पर 5% दिया हुआ है, आपने क्या करना है भाई 100 में से माइनस करना है। अगर 1 टेल 2 टेल टेस्ट है, ठीक है, 100 में से माइनस करना है, 100 में से पहले आपने माइनस करना है उसको, किसको भाई जो परसेंट आपको दी हुई है उसको डिवाइड बाय 2 करना है आपने, ठीक है। फिर उसको डिवाइड बाय 100 कर देना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। अब ये वैल्यू जो आपके पास आई है, इस वैल्यू का आपने उसमें जाकर टेबल में जाकर फाइंड करना है। आपके पास भी स्पेसिफिक वैल्यू आएगी 1.6 यहाँ पर आ रही है। एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस टेबल को कैसे, इस वैल्यू को कैसे आप याद रख सकते हैं। स्टेप 5 जो है कंपैरिजन और डिसीजन का है। कंपैरिजन भी आपने करना है, डिसीजन भी लेना है। अब जेड टैब और जेड कैलकुलेटेड, जेड टैब ये है जो टेबल से हमने फाइंड किया, जेड कैलकुलेटेड ये जो जी स्कोर के फॉर्मूले से हमने फाइंड किया। अब यहाँ पर क्या है भाई, जेड टैब अगर लेस है जेड कैलकुलेटेड से तो क्या होगा भाई, ये कंडीशन आप याद कर लें। अगर हमारा टेबल वाला जो है भाई जेड और कैलकुलेटेड जेड से, इस फॉर्मूले वाले जेड से कम है तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस। कौन सा हाइपोथेसिस, ये रहा नल हाइपोथेसिस, ये जो हमने शुरू में किया था कि जो म्यू की वैल्यू है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1200 यानी बढ़ सकती है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव कौन सा था, स्टेप 2 वाला था। स्टेप 2 वाला क्या कह रहा था भाई, उसकी वैल्यू जो है भाई वो लेस हो सकती है, उससे लेस होगी, उससे बढ़ नहीं सकती, यानी कि उसने कोई बल्ब वगैरह की बात की थी, इस तरह से कोई बात हो रही थी। लेकिन आप टेंशन लेंगे, आपने क्वेश्चन को देख लेना है, तो नॉर्मल डाटा से आपने उसको समझने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी, डाटा से आपका काम तमाम हो जाएगा। स्टेप 6 में आपने उसको इंटरप्रेट कर देना है उसी तरह से जिस तरह उसने क्वेश्चन में पूछा, उसी तरह से उसको जवाब दे देना है। तो यहाँ पर क्या बताया कि एवरेज लाइफ टाइम ऑफ लाइट बल्ब्स लेस दैन, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव क्या है तो ऑल्टरनेटिव में लेस आ रहा है, तो हमने नॉर्मली वर्डिंग में लिख दिया। अब यहाँ पर सूरत हाल ये आ जा सकती है कि हमारे पास अगर 1 टेल टेस्ट हो, 2 टेल टेस्ट हो, और इसके अंदर 5% ज़्यादातर वैल्यूज़ दे देते हैं, ज़्यादातर 5% वैल्यू होती हैं। अगर लेफ़्ट टेल राइट टेल टेस्ट है उसमें 5% वैल्यू आपको दी हुई है, तो उसकी नॉर्मली वैल्यू जो टेबल से निकलेगी 1.6 होगी, आपने याद रख लेनी है। जब भी आपके पास लेफ़्ट टेल टेस्ट हो, राइट 1 टेल टेस्ट हो ना आपके पास, बस आपने 1.6 लगा देनी अगर 5% लिखा हुआ उधर, और 2 टेल टेस्ट हो फिर 5% लेकर फिर आपने 1.96 वैल्यू लगा देनी है। टेबल शेबल को छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टोटल टेस्ट है, अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है टेबल के अंदर से और कुछ अलग परसेंटेज दी हुई है, उसको फाइंड करने का तरीका ये है भैया, आपने 1 टेल टेस्ट का मैंने आपको बता दिया, 2 टेल टेस्ट का आपने जो आपको परसेंट दी हुई है ना, समझो 10% दी हुई है, 10 दोबारा भी 10 माइनस करेंगे इसके अंदर से, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम फाइंड करेंगे टेबल से, और टेबल से फाइंड ये निकल सकती है हमारी वैल्यू। इसको हम, ये तरीका भी होता है कि इस तरह भी फाइंड कर लें स्टेट मोड पे जाके, लेकिन इस तरह यानी कि कई बार हाइपोथेसिस की वैल्यू नहीं निकलती, तो कई बार निकल आती हैं, कई बार नहीं निकलती। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। और इसमें वैल्यू जो हमारी है अब क्या है भाई, 0 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे भाई, Q को लेंगे, Q में 0.5 हमने रखा और वैल्यू निकल आई, वैसे 1.9 वैल्यू निकल आई, इधर देखिए ये वैल्यू है। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं आप करेक्शन के लिए। तो ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो